बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए पिछले वीडियो से अपन आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्राइसिस का, कि मैट्राइसिस क्या है, उसका निरूपण पढ़ा था। उसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं या वर्गाकार, ये इस तरह से, है ना। और अंदर के अवयव को AIJ से, और ये होता है M क्रॉस N, जो ये निर्धारित करता है कि इसकी कोटि कितनी है ना। M का मतलब होता है रो और N का मतलब कॉलम। हिंदी में इसको बोलेंगे पंक्ति और स्तंभ। पंक्तियां ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रहते हैं वो कॉलम या स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने आव्यूह के प्रकार पढ़े थे। शून्य आव्यूह, जिसके सारे अवयव शून्य होते हैं। फिर सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स था, जिसमें सिर्फ स्तंभ था या कॉलम था। रो मतलब एक कॉलम और कई रो, ठीक है। और जब रो मैट्रिक्स होता है या पंक्ति आव्यूह कहेंगे, तो उसमें एक रो रहता है और कई कॉलम रहते हैं। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स या क्या बोलेंगे अपन, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण की संख्या रहती है वहीं पर मान रहता है। जैसे ये देखिए ऐसा रहता है, ये जो विकर्ण, यहाँ पर संख्याएं रहती हैं। तो यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। तो जब कोई भी संख्या रहेगी तो वो होता है विकर्ण आव्यूह। जब यहाँ पर एक 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 और बाकी यहाँ पर सब जीरो रहता है, ऊपर नीचे यहाँ पर सब जीरो, सिर्फ क्या कहाँ पर रहती है, विकर्ण में संख्याएं रहती है। तो क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह। जब ये विकर्ण में एक 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 रहता है तो ये तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि इसका यूज अपन को आगे अभी आएगा, है ना। इसके अलावा अगर 1 के स्थान पे मान लीजिए 2 2 2 या कोई भी नियत राशि है, एक सी राशि है, तो वो कहलाता है अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह 3 तरह के होते हैं। एक विकर्ण आव्यूह जिसमें ये मान जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जैसे 3 2 4 ये अलग मान है, तो ये विकर्ण आव्यूह हो गया। ये मान एक 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 हो गए तो तत्समक आव्यूह हो गया। और अगर 2 2 2 या 3 3 3 या 4 4 ऐसा कोई भी राशि हो तो वो क्या हो जाता है आपका अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद अपन ने आव्यूह की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आव्यूह में आप जब प्लस करते हैं तो प्लस करने में क्रम विनिमय नियम का पालन वो करता है। इसके अलावा साहचर्य नियम का भी पालन करता है। इसके अलावा इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी रहती, मतलब तत्समक आव्यूह रहता है। ये 1 वाला ये तत्समक आव्यूह है। ये जोड़ने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। और एक इनवर्स होता है, सॉरी उसको क्या बोलेंगे अपन, माइनस एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलेंगे, और एक बोलेंगे इनवर्स, जो भी आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे को थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो एक एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, 2 चीज होती है। एडिटिव आइडेंटिटी में मान जोड़ने से परिवर्तन नहीं होता। जैसे अपन संख्यात्मक मान में लेंगे तो 5 में क्या जोड़ने से मान में परिवर्तन नहीं होता, तो 5 में 0 जोड़ेंगे, तो जो 0 होता है उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं उसको, एडिटिव आइडेंटिटी। तो योग तत्समक, है ना। और अगर इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसका जो मान है वो 0 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे अपन, 5 -5, तब तो दोनों कट के क्या हो जाता है 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या बोलते हैं उसको, सॉरी योज्य प्रतिलोम। तो योग तत्समक होता है 0, योग प्रतिलोम होता है उसका -5। तो ये अपन ने पढ़ा था। उसके प्लस के लिए, माइनस के लिए भी होता है, पर माइनस में ये होता है कि वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। साहचर्य नियम का पालन योग में करती है। उसके बाद अपन आते गुणा में। तो गुणा में याद रख लेना बहुत अच्छे से, ये तुमको बिल्कुल काम भी आएगा आगे, कि गुणा में ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जो भी आव्यूह रहता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब A गुणित B बराबर नहीं है किसके, B गुणित A के। तो क्रम विनिमय नियम का पालन योग में होता पर गुणनखंड में नहीं होता। इसके अलावा साहचर्य नियम का पालन वहाँ पर होता है और वितरण नियम का भी पालन वहाँ पर होता है। गुणा में जो वो रहता है आपका गुणज प्रतिलोम होगा और गुणज तत्समक होता है ना। तो उसका गुणन जैसे 5 है तो इसका गुणन तत्समक क्या होगा, 1। कि 5 में क्या गुणा करे कि इसका मान वही का वही रहे, तो ये 5 है। और अब इसमें क्या करें कि इसका मान जो है वो 1 हो जाए, तो ये इसका प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम, तो इसको बोलते हैं इनवर्स।
ठीक है। किसका गुणा करेंगे अगर तो क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। ठीक, आया समझ में कि जब किसी भी संख्या से किसी भी आव्यूह से उसके प्रतिलोम का गुणा करें तो हमको क्या मिल जाए, ये वाला आव्यूह आई। आई मतलब तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? तो ये चीज है, मतलब ए में उसके प्रतिलोम का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई। जैसे यहाँ पर देखो 5 में किसका गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो 5 में 1/5 मतलब उसके प्रतिलोम का। ठीक है, तो प्रतिलोम ए इनवर्स को कहते हैं अपन। और इस आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि ए इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा फिर अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, जब हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में पलट देते हैं, जो नया आव्यूह बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके भी मैं 3-4 प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आप लोग एक बार नहीं पढ़े होंगे तो पिछला वीडियो देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो अपन ने पढ़ा था उसमें वो दोनों के बीच का डिफरेंस, चूंकि आपने सारणिक पहले पढ़ी और अब पढ़ रहे हैं अपन आव्यूह, तो अपन दोनों को देख सकते हैं। उसका सारणिक में क्या होता है, 2 सीधी रेखाओं के बीच अवयव लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, सारणिक। और जब वर्गाकार कोष्टक के अंदर हम अवयव लिखते हैं तो वो हो जाता है आव्यूह। ठीक है, सारणिक को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ाते हैं ना अपन, फैलाते हैं, फिर उसका संख्यात्मक मान निकालते हैं। पर आव्यूह में इस तरह की कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, मतलब सारणिक का संख्यात्मक मान निकलता है पर आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं निकलता, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो आव्यूह है उसका जो कोटि है वो बदलते रहती है। जैसे इसमें देखिए m और n है, जैसे हमने लिखा 1 क्रॉस 3, उसका मतलब होता है 1 पंक्ति होगी और 3 कॉलम होंगे। 2 क्रॉस 3 लिखा तो 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो इसमें जो होता है आयताकार आव्यूह भी बनता है, और पर सारणिक में हमेशा सिर्फ क्या रहता है, वर्गाकार आव्यूह है, सॉरी वर्गाकार सारणिक रहती है। मतलब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो ये सब अपन ने पढ़ा था। ये अंतर जो है उसको आपको ध्यान रखना है। 3 या 4 डिफरेंस है सारणिक और आव्यूह के बीच में। तो जब आप सवाल हल करेंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान रख कर के कीजिएगा, क्योंकि दोनों बहुत आसपास हैं तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कहीं कहीं पर हो जाता है। पर यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे ए इनवर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए इनवर्स। अपन ने जब सारणिक किया था तो आप लोगों को याद होगा, मैंने उसमें आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया था। ठीक, ए इनवर्स निकालना सिखाया था, पर उसके लिए एक सूत्र मैंने लिखा था, यदि आप लोगों को थोड़ा याद होगा तो उसमें था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का सारणिक। ठीक है, ये था उसका फॉर्मूला, ये सूत्र है। तो ये बाद में आपको इस्तेमाल होगा, क्योंकि अपन ने सारणिक पहले पढ़ लिया था तो अपन ने पहले इस सूत्र को पढ़ लिया। और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना मैंने आपको सिखाया था, बहुत अच्छे से और बहुत इलेबोरेट करके उसको सिखाया था। तो यदि आप भूल गए होंगे तो फिर से एक बार उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा आप सारणिक में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और माइनर और कोफैक्टर जो थे, उप सारणिक और सहखंडज, हिंदी में कहेंगे अपन उप सारणिक और सहखंडज। सहखंडज जो निकलता है उसी की मदद से हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यदि आपको याद ना हो कि माइनर क्या था और सहखंडज क्या था, सॉरी उप सारणिक और सहखंडज, तो आप उसको फिर से देख सकते हैं। आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और मैंने भी अपनी कोशिश भर बहुत अच्छे से उसको समझाने का प्रयास किया है आपको। तो आप वीडियोस अगर लगातार देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सूत्र के आधार पे था, पर कभी कभी परीक्षा में आता है कि बिना इस सूत्र का इस्तेमाल किए और जो बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसके द्वारा आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। ठीक, तो एक ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखा है, इसको पहले आप समझेंगे, फिर और गणित अपन इसकी मदद से हल करेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि हमको सारणिक रूप निकाल के देखना पड़ता है। ठीक है,
तो सारणिक रूप हम पहले निकाल कर देखेंगे। अगर सारणिक रूप हमको मिल रहा है, उसका मान 0 मिल रहा है, अगर क्या मिल रहा है, अगर सारणिक रूप, याद रखिएगा जब भी आप ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका सारणिक रूप निकालेंगे। अगर सारणिक रूप का मान 0 आता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। हाँ, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूजन में आएंगे, है ना। आपको याद रखना है कि अगर इसका मान 0 है तो ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं, ठीक है। और अगर सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक, ये आपको याद रखना है। अगर ये 0 के बराबर है तो ए इनवर्स का अस्तित्व में नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। कारण भी देख लो, ये नीचे आता है यहाँ पर। अगर इसका मान 0 हो गया तो ये अनंत हो गया, या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो वो अनडिफाइंड है तो इसलिए ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब उसका मान हमको पता नहीं है या उसका अस्तित्व नहीं है। और अगर 0 नहीं होगा तो संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान होगा तो गणना में आ जाएगा। आया समझ में। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको लेना रहता है कि आपको एक सारणिक मान इसमें निकालना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सारणिक मान निकालेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। तो सारणिक मान तो बहुत सीधा है, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, और यहाँ पर माइनस आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट स्टेप आपको लिखना ही है, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अपने को पता है आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आई को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने से मान में परिवर्तन नहीं होगा, इतना तो पता है अपन को। तो a इक्वल टू ए इंटू आई अपन लिख सकते हैं, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो a है इसके स्थान पे ये जो अपना मैट्रिक्स है इसका मान लिखेंगे, ठीक, बराबर a इंटू ये जो है इसको हम 1 0 0 1, ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको a लिख देते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद रखना है कैसे लिखा जाता है ना। ये 1 डायगोनल में 1 1 आएगा, बाकी ऊपर नीचे सब जगह क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपन को क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। इसको, ये वाले ए को, इसको किस में चेंज करेंगे, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे चेंज करना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 1 और इसको 0। तो क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको वही करेंगे अपन कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब देखो, आपकी बुक में दोनों तरह से समझाया गया है, रो के हिसाब से भी और कॉलम के हिसाब से। मैं सिर्फ रो के हिसाब से डील कर रही हूँ, क्योंकि जितना टेक्निक्स बताएंगे शायद उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो जाएगा। तो किसी एक ट्रैक को पकड़कर अपन चलते हैं तो अपने लिए काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अपन किसको लेके चल रहे हैं, रो को लेके चल रहे हैं, क्लियर। तो अब देखो 3 है, इसको हमको क्या बनाना है, 1। तो अगर हम इनको जोड़ देंगे, अगर 3 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, पर हमको क्या चाहिए वहां पे, +1। क्या चाहिए अपने को, +1। तो अपन क्या करेंगे, माइनस ऑफ R1 + R2 कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस ऑफ R1 + R2, ठीक। तो अब R1 ये है और R2 ये है, तो -4 + 3 कितना आ जाएगा, -1, और बाहर में क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो बीच में यहाँ माइनस है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। बाहर पे माइनस साइन है तो क्या हो गया, -1, क्लियर। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर ये तो जो सेकेंड रो वैसे ही उतरेगा, क्योंकि हमको डील से क्या करना था अभी, फर्स्ट रो, ठीक। अब यही संक्रिया हम यहाँ भी करेंगे, दोनों तरफ वही संक्रिया करनी जो कर रहे हैं अपन, ठीक। अब यहाँ करना है क्या, दोनों को प्लस करके बाहर माइनस साइन लगाना है, देखो
तो क्या हो गया 1 माइनस 0। अब बीच में बाहर क्या है यहाँ माइनस, माइनस ऑफ R1 प्लस R2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और ये सेकंड में क्या आएगा देखो, ये भी 1 जुड़ा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस ऑफ R1 प्लस R2 है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक बनेगा। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं अपन R2। अब अपन को इसको क्या बनाना है देखो 0, इसको क्या बनाना है 0। तो इसमें 4 का गुणा करके इससे जोड़ेंगे। याद रखो अपन को रो के हिसाब से चलना है ना, तो अभी फर्स्ट रो को डील किए थे, अब किसको डील करेंगे अपन सेकेंड रो को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 का, और इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब अपन क्या करेंगे R2 है आपका प्लस 4 टाइम्स R1, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये 1 और माइनस 1 फर्स्ट रो एज इट इज रुकेगा, क्योंकि डील हम किसको कर रहे हैं सेकेंड रो को। तो ये देखो माइनस 4 और प्लस 4 तो आ गया आपका 0, ये हो गया माइनस 4, माइनस 1 इंटू 4 कितना होगा माइनस 4 और प्लस 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 2, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे देखो ये 0 में ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 और ये होगा माइनस 4। देखो यहाँ पर 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1, तो 1 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा माइनस 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस 3, ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ तक आ गया अपना 0 में, ठीक। चलो अपन क्या करना है, अब अपन को इसको क्या बनाना है 1, इसको क्या बनाना है 1। तो कॉर्नर वाला जब डिजिट आता है ना, उसको 1 बनाने के लिए उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं उसी से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये माइनस 2 है तो R2 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे R2, ठीक है माइनस 2। क्यों, क्योंकि अगर अपन इसमें जोड़ना घटाना करेंगे तो ये 0 फिर चेंज हो जाएगा, जबकि हमको यहाँ क्या चाहिए 0, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे इसी से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये हो गया R2 माइनस 2 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 1 0 और 1 और यहाँ पर हो गया ये माइनस 1, ठीक। अब अपन यहाँ आएंगे, इसमें क्या करना है देखो, इसको किससे डिवाइड करना है माइनस 2 से, ठीक। तो ये कट के कितना आ जाएगा 2 और ये कट के कितना आ जाएगा 3/2। आया समझ में, देख रहे हो ये है -1 -1 2 और 3/2, ये आया आपका, ठीक। क्लियर हुआ। अच्छा अब क्या करना है देखो बताओ इसको, अब अपन को इसको 0 बनाना है। किसको 0 बनाना, इसको। तो सिंपल है, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, तो फिर आ जाएगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, ठीक। अब इसमें करेंगे अपन 1 0 0 1, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया अपना। अब यहाँ पे आते हैं अपन A, ये है R1 प्लस R2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो -1 प्लस 3/2, तो 2 इधर जाएगा तो -2 प्लस 3/2 होगा, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3/2, तो ये आ गया, ठीक है। अपने को पता है कि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है I, A इंटू A इनवर्स क्या होता है I। अब ये I हो गया, ये A है, तो ये वाली टर्म निश्चित रूप से क्या हो जाएगी A इनवर्स। आया समझ में, तो यहाँ पे लिख सकते हो we know therefore A इनवर्स इक्वल टू 1 1/2 2 3/2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब जैसे अब ये तो आंसर आ गया, अब आपको देखना है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। तो इसको अपन, ये छोटा है इसलिए इसमें बता दे रही हूँ एक टेक्निक, बाकी बड़े में थोड़ा सा दिक्कत है, वो तो कई लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें अपन चेक करना है अगर, तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ A,
अपॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए। तो ये तो सारणिक मान तो दिया ही हुआ है 2। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको याद होगा अगर, तो अपन क्या निकालते हैं, सहखंडज। तो पहले का सहखंडज निकालते हैं तो होता -1i प्लस जे और माइनर होता है ना, या उपसारणिक जो भी कहेंगे। तो उस हिसाब से देखो a11 कितना हो गया, ये -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और इसका माइनर तो इसके सामने वाला हो गया 2, क्योंकि मालूम है ना जिसको लेते हैं वो रो और वो कॉलम को हटा के बाकी को लेते हैं। तो ये रो और ये कॉलम हटा तो क्या बच गया, 2 ही तो बचा। तो इसका कितना हो गया, a11 आपका हो गया 2। ठीक है, a12 कितना होगा, देखो a12 ये है, तो इसके सामने कौन सा हो गया, ये -4, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर। अब ये देखो कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो 1 प्लस 2, और ये क्या है -4। तो देखो घात में क्या है, विषम संख्या। जब ऋणात्मक संख्या की घात में विषम संख्या हो तो मान हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब आएंगे इसके पास, तो ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके सामने क्या है, ये -1, तो ये अपन लेंगे -1 टू द पावर 2 प्लस 1, और ये है -1, ये है माइनर है ना। अब ये देखो इसकी घात में फिर विषम संख्या है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब क्या होगा, a22, a22 मतलब ये आया दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इसके सामने कौन है, 3, तो अब ये भी आएगा, देखो -1 टू द पावर 2 प्लस 2, और ये 3 है। तो 2 प्लस 2 माने सम संख्या है। तो जब ऋणात्मक संख्या की घात में सम संख्या है तो मान हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है, फिर तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 3। क्लियर हुआ। तो अब अपन एडजॉइंट को लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, याद है आप लोग को, a11 a12 a21 a22, इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो a11 का मान कितना है, देखो यहाँ पर 2 है ना, फिर है 4, फिर है ये 1, और ये है 3। अब इसमें डिवाइड किससे करना है, देखो सारणिक मान कितना है आपका 2। ठीक है, तो ये सारणिक मान हर एक से डिवाइड होगा, किससे होगा, हर एक से। ये अंतर होता है सारणिक और आव्यूह में। सारणिक में जैसे अपन 2 गुणा किए तो वो किसी एक कॉलम से होगा या किसी एक रो से होगा, ठीक है। बट ये जो आव्यूह में होता है, जैसे 2 का भाग देना है, तो ये हर अवयव में होगा, किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति से ना होके पूरे के पूरे अवयव से होता है। उसमें क्या होता है, या तो किसी पंक्ति से होगा या किसी स्तंभ से होगा। आया समझ में। तो अपन इसको 2 को सबसे करेंगे, तो देखो 2/2, 1/2, 4/2 और 3/2। ठीक है, 2 और 2 कट गया, और यहाँ पे 2, तो आपका कितना आ गया, देखो 1, 1/2, 2 और 3/2, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका आंसर। क्लियर हुआ। तो आप इसको देख सकते हैं, कंपेयर कर लो, देखो 1, 1/2, 2 और 3/2। हालांकि ये जो मेथड है ये ऑथेंटिक है, इसमें अपन को थोड़ा बहुत गलतियों की गुंजाइश होती है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मुझे हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मेरे से सिली मिस्टेक होती ही है। कुछ नहीं तो साइन की हो जाएगी, कुछ नहीं तो 1, 2 की हो जाएगी, बट ये जो मेथड है ये ज्यादा ऑथेंटिक है। तो मेरा ये सुझाव है, रेस्ट इज अप टू यू, कि यदि एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो गो फॉर दिस मेथड, ये कंफर्म आपको सही आंसर देगा। और इसमें क्या है, आंसर के लिए अपन का डाउट एक बना रहता है। ठीक है, और भी अगर आप देखेंगे कहीं ढूंढेंगे तो कहीं शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती हैं कि आपको पता चले कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। ठीक है, अगर मुझे कोई ट्रिक समझ में आएगी तो मैं निश्चित आप लोगों के साथ उसको शेयर करना पसंद करूंगी, पर तब तक के लिए अपन ऑथेंटिक मेथड से देख लेते हैं। तो अपन ने जो किया है वो सही है। ठीक है, तो ये किसका हुआ, ए इनवर्स निकालने के प्रोसेस हुआ 2x2 मैट्रिक्स का। तो अब एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, किसका लेंगे, 3x3 मैट्रिक्स। चलिए, ये एक न्यूमेरिकल अपन ने लिया है, आपकी बुक से ही है, एक्सरसाइज 3.4 का है ये, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपकी बुक में है, और
हर बुक में ऑलमोस्ट होगा मेरे ख्याल से ये वाला न्यूमेरिकल। तो अपन इसको देखते हैं और इसकी मदद से अपन सीखते हैं कि ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था हमको निकालना है सारणिक मान। किसका सारणिक मान? ए का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे सारणिक मान और यहाँ पहले अपन लिख दें कि ए इक्वल टू ए इंटू आई, जहाँ पर आई बराबर है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अच्छा, मैंने बताया है आपको, नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए। व्युत्क्रम जो निकालते हैं या इनवर्स जिसको बोलते हैं, वो हमेशा वर्गाकार में निकलता है। ठीक है, किसमें निकलता है? वर्गाकार में। ठीक, आया समझ में? अब अपन को सबसे पहले निकालना है ए का सारणिक मान। क्या निकालना है? ए का सारणिक मान। तो सारणिक मान निकालने की विधि अपन पढ़ चुके हैं सारणिक में। तो देखिए ये ए सारणिक का मान मैंने निकाल दिया है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। निकाल के ये ए सारणिक का मान क्या आ गया आपका 25, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये आपका आ गया है। अब हमको क्या निकालना है? ए इनवर्स। ठीक, तो ए इनवर्स का जैसे पिछले में किए थे अपन, यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 इक्वल टू ए को वैसे ही छोड़ेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो लिखेंगे अपन। अब अपन को क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अपन रो के वाइज आएंगे, है ना? पहला फर्स्ट रो देखेंगे, फिर सेकेंड रो देखेंगे, फिर थर्ड रो देखेंगे। ठीक, और इसमें देखो पहले इसको चेंज करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऊपर आएंगे, फिर बाजू में, फिर ऊपर और फिर लास्ट कॉर्नर। ठीक, तो अगर ये ऐसा जाएगा देखो तो ये ऐसा बनता है। ठीक, तो इसको अपन 15 मेथड भी कह सकते हैं। ठीक, और इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, इसमें एक टेक्निक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये जो कॉर्नर का है और ये जो मिडल का है, इसको चेंज करने के लिए इसी से डिवाइड कर देते हैं। इसी से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो ये 2 है, इसको अगर अपन को 1 बनाना है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। ठीक, ये याद रहेगा अपन को। तो आप शुरू करते हैं फर्स्ट से। अब अपन को इसको बनाना है, क्या बनाना है? इसको अपन को 1 बनाना है। तो 1 बनाना, अगर इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो अपन किसको लेके आएंगे? R3 को। ठीक है, और अपन लिखेंगे R1 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ठीक, क्या लिखेंगे अपन? R1 टेंड्स टू R3 माइनस R1। क्लियर? अब यहाँ पे करेंगे अपन, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1। यहाँ से -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और ये 2 है, इससे -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका -1। ठीक, अब बाकी सेकंड और थर्ड रो को जैसे है वैसा ही उतारना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना अपन को। तो 2 2 3 3 -2 2। ठीक है, अब इस तरफ आएंगे, जो संक्रिया इधर करते हैं वही संक्रिया हम उस तरफ करते हैं। ठीक है, तो ये आया a इंटू, अब देखो क्या है? R3 माइनस R1, तो 0 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। 0 और 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 ही रहेगा ना। और यहाँ R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 - 0 कितना आ जाएगा? 1। अब सेकंड को एज इट इज लिखेंगे और थर्ड को भी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब अपन यहाँ तक आ गए हैं। अब 1 तो हो गया, अब इसको क्या करना है? हमको 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है? हमको 0। तो अब इसको 0 कैसे बनाएंगे? R2 को 0 बनाना है तो R1 में 2 का गुणा करेंगे और इससे क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं R2 माइनस 2R1 लिख सकते हैं ना। R2 माइनस 2R1 हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। चलो
अब इसको करेंगे अपन, तो ये 1 1 -1। पहले को नहीं लेना अपन को, क्योंकि अपन डील किससे कर रहे हैं, सेकेंड रो से। तो अब सेकेंड रो को आएंगे, है ना। तो ये तो 0 हो ही जाएगा, अपन कर लिए हैं। ये भी क्या हो जाएगा, देखो R2 -2 टाइम्स R1, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब यहाँ आएंगे तो R2 कितना है आपका 3 -2 टाइम्स R1 कितना है -1, तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 और 2 कितना आ गया आपका 5। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 5। क्लियर। अब अपन नीचे आते हैं, थर्ड रो एज इट इज अपन लिख देते हैं, इक्वल टू A इंटू, अब यहाँ करेंगे अपन, देखो फर्स्ट रो को एज इट इज करेंगे, -1 0 और 1। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, देखो R2 -2 R1, क्या करना है R2 -2 R1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये फिर हो गया R2 -2 R1, तो 0 है, कोई फर्क नहीं आएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा R2 -2 R1, तो कितना आ जाएगा ये -2। ठीक, थर्ड रो अपन एज इट इज उतार दें, 0 0 1, ये खत्म। ठीक, अब ये देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इसको करना है अपन को, इसको क्या बनाना है हमको, 0 बनाना है। तो इसको भी किसकी मदद से कर बनाएंगे अपन, फर्स्ट रो की मदद से, क्योंकि तो 0 हो गया, 0 का तो कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, R3 टेंड्स टू R3 -3 R1। ठीक है, R3 -3 R1। क्लियर। तो अब पहला रो तो एज इट इज उतरेगा 1 1 -1, दूसरा रो भी एज इट इज उतरेगा 0 0 5। ठीक है, अब तीसरा रो में आएंगे अपन, R3 -3 R1, तो R3 -3 R1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0। अब इसमें करेंगे R3 है -2 -3 इंटू 1, R1 1 है, तो देखो -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा ये -5। ठीक है, अब यहाँ आएंगे अपन, देखो तो ये आ गया आपका 2, R3 2 है ना, -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके +5। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उधर आते हैं अपन, इक्वल टू A, ये हो गया -1 0 1 2 1 -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो R3 -3 R1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या है, देखो 0 और 0 है, तो 0 में तो जोड़ना घटाना सब बराबर, तो ये तो आपका क्या रह जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ आएंगे तो R3 -3 R1, तो 1 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -2। क्लियर हुआ ये, देख लो R3 -3 इंटू 1, तो 1 -3 कितना आ जाएगा -2। चलिए पहले इसको एक बार देख लेते हैं अपन कि अपन यहाँ तक ठीक किए हैं कि नहीं, फिर अपन इधर मिटाएंगे। ठीक, चलो इसको तो मिटा ही देते हैं। देखिए अब यहाँ तक अपन आ गए थे, है ना। अब अपन क्या किए हैं, देखो यहाँ पे हमको 0 लाना है, पर अगर 0 इसकी मदद से लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 को कुछ भी गुणा भाग करके इसमें जोड़ने से -5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात फर्स्ट रो की, तो जब फर्स्ट रो को अगर अपन ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो अगर इसमें 5 का गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये चेंज हो जाएगा। इसको अपन ले दे के तो 0 लाए थे, अब फिर चेंज हो जाएगा तो फिर अपने लिए हेडेक बढ़ेगा। उसकी जगह अगर अपन ये करें कि इस रो को नीचे ले आए और इस रो को ऊपर, ये इंटरचेंज होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, जो कुछ उसके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसमें होता है कि अपन इनकी जगह को बदल सकते हैं, वैल्यू में चेंज नहीं आता। ठीक, तो उस हिसाब से अपन इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे,
तो ये देखो इसको ऐसे दर्शा देंगे, R3 चेंजेस बाय R2 और R2 चेंजेस टू R3। ये पलट गया, तो वही पलटा हुआ रूप हमको यहाँ लेना है। ठीक, आ रहा समझ में? तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 0 -2 ऊपर जाएगा, 2 1 -2 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब ये भी 0 हो गया, ये देखो आ गया। अब ये कॉर्नर वाला मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमको इसी से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इसी से डिवाइड। तो अब ये देखो, पहला तो 1 1 -1 0 -5 और 5 और 0 0 1, क्योंकि तो 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो गया, 1। अब ए यहाँ पर करेंगे अपन। ठीक, जो भी ऑपरेशंस है यहाँ पर थोड़ा सा हमको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी तो आपका ए इनवर्स का मान जो है वो गलत निकलेगा। यहाँ थोड़ा गुंजाइश कम रहती, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको 1 0 0 वाला ही लाना रहता है। तो अब अपन इसमें देखें तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, है ना। सेकेंड रो भी एज इट इज ही रहेगा। थर्ड रो में क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो 1/5 और ये हो जाएगा -2/5। क्लियर हुआ, आया ये? अब क्या करेंगे, देखो ये तो आ गया, अब ये भी आ गया। अब इसके ऊपर जाना है। ठीक, तो अब इसके ऊपर जाना है तो इसकी मदद से जाएंगे। R3 की मदद से किसको चेंज करेंगे अपन, R2 को। ठीक, इसको क्या बनाना है, हमको 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। तो अब अपन क्या करेंगे, R2 -5R1। क्या करेंगे, R2 -5R3। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे अपन, R2 -5 टाइम्स R3। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर ये तो सीधा 0 ही हो जाएगा। ये चूंकि 0 है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये 0। यहाँ पर देखना है अपन को, जैसे देखो क्या दिया है, R2 -5 इंटू R3 है, तो ये है 2/5। 5 और 5 कट जाएगा, तो 3 -2 कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, देखो 1। उसी तरह यहाँ करेंगे तो 0 -1 आएगा, यहाँ 5 और 5 कट जाएगा, तो कितना आएगा, -1। और ये देखो माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 5 और 5 कट जाएगा, तो -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ तक आ गए। अब फिर इसको क्या करना है, बताई थी मैं, उसी से डिवाइड कर देना है ना। तो R2 टेंड्स टू R2 अपॉन -5 लेना है। ठीक, क्लियर हुआ? तो अब इसको अपन करेंगे 1 1 -1 0 1 और 0 0 0 1। ये आ गया यहाँ तक, क्लियर? अब यहाँ आते हैं अपन, A इंटू पहला रो तो वैसे ही लिख देंगे। अब सेकेंड रो में क्या कर रहे हैं, R2 डिवाइडेड बाय -5, तो ये हो जाएगा -1/5। ये माइनस माइनस +1/5, और ये कितना हो जाएगा, 0। नीचे वाला है आपका 2/5 1/5 -2/5। क्लियर? अब देखो यहाँ तक आ गया अपन। अब हमको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ये ऊपर वाले को। ठीक, तो उसको किसकी मदद से करेंगे, नेचुरली इसकी। यहाँ तो 0 है तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 -R2 कर सकते हैं, है ना। R2 -R1 भी होगा, R1 दोनों में से जो आपको सुविधा लगे कर सकते हैं। चलो, अब 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और -1 + 0 भी -1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया 0 1 0 और 0 0 1। अब यहाँ पर आएंगे अपन A इंटू, यहाँ देखो क्या है, R1 -R2 है, R1 -R2, तो देखो -1 है, -1/5 आ रहा समझ में। देखो R1 -R2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -1 + 1/5, तो यहाँ जाएगा ये, तो -5 + 1/5, तो कितना आ जाएगा, देखो -4/5 आएगा ना। कितना आ जाएगा, -4/5। ठीक, तो ये आ गया आपका -4/5। क्लियर हुआ? अब अगला देखना है अपन को, ये R1 -R2 तो 0 है,
तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा -1/5। ठीक, यहाँ पे भी देखो R1 माइनस R2 है, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। अब ये आ जाएगा आपका -1/5, 1/5 और 0, 2/5, 1/5 और -2/5। ठीक, यहाँ तक आया क्लियर। आप देखो ये क्या बचा, -1, क्या बचा ये -1। अब इसको हमको 0 बनाना, तो डायरेक्ट देखो इससे बनेगा, यहाँ तो फिर 0 है तो नहीं बनेगा, किससे बनेगा R3 से। फिर इनको ऐड कर दे अपन। ठीक, साथ में ये देख लेना कि कोई दूसरा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। देखो ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये दोनों ठीक है। अब लास्ट अपन करेंगे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। अब दोनों को क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ क्या करना, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3, इन दोनों को ऐड कर देना अपन को। 1 और 0 तो 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, और -1 + 1 0। तो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब उधर देखना है अपन को, A इंटू ये क्या है, R1 प्लस R3 कर रहे हैं ना, तो यहाँ रफ में कर करके देख लो, -4/5 प्लस 2/5 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे -2/5। ठीक, कितना आएगा यहाँ -2/5। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -1/5 प्लस 1/5 क्या आ जाएगा, यहाँ 0, कट जाएंगे दोनों, तो आ जाएंगे अपने 0। अब यहाँ देखो 1 -2/5, क्योंकि प्लस है ना, तो ये बीच का माइनस है, तो क्या आ जाएगा 5 -2/5, तो कितना आ जाएगा 3/5। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 3/5। ठीक, -1/5, 1/5 और 0, 2/5, 1/5 और -2/5। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि I इक्वल टू होता है A इंटू A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड -2/5। ये आ जाएगा आपका। ठीक, आया समझ में। तो एक बार और आप इसको पूरा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, तो उम्मीद है आपको समझ में ये आ जाएगा अच्छी तरीके से। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ये प्रैक्टिस मांगता है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस इसमें सही नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा, आपको दिक्कत हो जाएगी, और छोटी छोटी मिस्टेक्स होने की इसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और वैसे शेयर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं कर देती हूँ कि मैं इसको एक बार बना चुकी थी, पर इसमें मेरे से गलती हो गई थी कहीं पर भी, अब याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो मेरा आंसर नहीं आया। फिर मैंने पूरा देखा, रफ में पूरा बनाकर, फिर मुझे अपनी गलती, बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, माइनस को प्लस कर दिया था मैंने, तो पूरा का पूरा मेरा रॉन्ग हो गया था। फिर मैंने दोबारा ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो इसमें गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट होकर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप निश्चित रूप से इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका A इनवर्स 2x2 के लिए और 3x3 के लिए। अब लास्ट अपन इसमें करेंगे अनुप्रयोग। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि आव्यूह का प्रयोग क्यों करते हैं। जो समीकरण आते हैं 2 चर राशि वाले, 3 चर राशि वाले, 4 चर राशि वाले, जितनी भी चर राशियों वाले समीकरण रहते हैं, उनके हल को आसान बनाने के लिए ये आव्यूह का यूज किया गया था। तो अब एक बार अपन उसको यूज करके भी देखें भाई कि कैसे अपन इस समीकरण के हल को आसान बना सकते। ठीक है, तो अगला अपन वही देखेंगे। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा अपन पीछे जाएंगे। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था रेखाओं के बारे में, 2 चर राशि वाले रेखीय समीकरण अपन ने पढ़ा है आपके सिलेबस में। और उसमें जब अपन समीकरण को हल करते हैं तो 3 तरह की रेखाएं उसमें प्राप्त होती हैं। एक होती प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन, जो ऐसे काटती है किसी एक बिंदु पे।
एक होती है संपाती रेखा जो एक के ऊपर एक होती है, और एक होती है समांतर रेखा। 3 तरह की रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं दो चर राशि वाले समीकरण में। तो हम जब इसका हल निकालते हैं तो एक रहता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं, और उसमें होता है संगत या असंगत। तो अगर आपको हल मिल रहा है, देखो 2 तरह के हल मिलेंगे, या तो एक और केवल एक हल। पीछे जाइए, याद कीजिए, तो आपको याद होगा कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा रहती है तो उसमें x और y का सिर्फ एक ही मान रहता है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। पर जब संपाती रेखाएं रहती हैं तो x y के अनंत मान रहते हैं जो उन रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में हमको x और y के मान मिलते हैं। तो जब हमको x और y के मान मिलते हैं तो वो समीकरणों के जो क्या बोलेंगे आप, समूह या सॉल्यूशन, या जो कहना चाहिए इक्वेशन का जो सेट है, उसको हम बोलते हैं संगत है। क्या है ये? संगत समीकरण का है ना। और अगर उसका हल नहीं मिलता, जैसे जब समांतर रेखाएं आती हैं तो कहीं पर भी मिलती ही नहीं है। जब मिलती ही नहीं है तो एक्स वाई का वो कोई मान नहीं होगा जो उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो उस स्थिति में वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? असंगत। अगर मान मिलता है तो रेखाएं क्या कहलाती है? संगत। और मान नहीं मिलता है तो रेखाएं क्या कहलाती है, या समीकरण क्या कहलाते हैं? असंगत। ठीक है। उसी तरह जब हम यहाँ पर समीकरणों को हल करेंगे तो हमको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि संगत है या असंगत है। तो अगर असंगत है तो आप कितना भी हल कर लोगे, एक्स वाई का मान आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई का कोई मान है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर भी हमको पहले देखना पड़ेगा कि रेखा का जो समीकरण हमको दिया गया है वो संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत देखने के लिए फिर वही है, हमको क्या निकालना पड़ेगा? सारणिक मान। अगर सारणिक मान निकालते हैं और सारणिक मान 0 आ जाता है तो समीकरण क्या हो गए आपके? असंगत हो जाएंगे, और वहां पर कोई भी मान x, y, z का नहीं मिलेगा। और अगर सारणिक मान 0 नहीं होता है तो रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी, और वहां पर आपको मान मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। परीक्षाओं में कभी कभी छोटा सा एक ट्विस्ट दे देते हैं कि पहले बताइए कि रेखाएं संगत है या नहीं है। संगत है तो हल बताइए, और असंगत है तो कारण बताइए। तो असंगत है तो उसमें आप कारण बता सकते हो, चूंकि ए जो है मान क्या हो गया? 0 हो गया। आगे मैं अभी बताऊंगी, क्योंकि ए इनवर्स का यहाँ पर भी यूज है, और ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होता। चूंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसलिए उसका मान भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको मैंने आपको समझाया है उसको आप 1-2 बार और याद रख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना हो। और अपन आगे देखते हैं समीकरणों को किस तरह से हल किया गया है आव्यूह की मदद से। क्लियर? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब अपन डील करते हैं उससे। उसके पहले एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर हम सिर्फ एक और केवल एक मान के लिए, मतलब जैसे प्रतिच्छेदी रेखा थी उसमें x और y के केवल एक मान मिलते थे जिसके लिए वो दोनों समीकरण संतुष्ट होते थे। तो यहाँ भी हम सिर्फ x का एक ही मान, x y z का मतलब 3 अगर समीकरण ले रहे हैं तो 3 मान निकलेंगे, x का, y का और z का। तो सिर्फ एक ही मान के लिए हम यहाँ पर डील करेंगे, अनेक मान के लिए नहीं करेंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है का तो डील करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक गणित लेते हैं जिसकी मदद से हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब ये है आपका समीकरण। ठीक, दिया हुआ समीकरण को पहले हम आव्यूह के रूप में बदलते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें चूंकि क्रम विनिमय नियम का पालन मतलब क्रम विनिमय नियम को ये पालन नहीं करता या उसको ये संतुष्ट नहीं करता, मतलब a इंटू बी बराबर नहीं है b इंटू ए के। तो इसमें सीक्वेंस को आपको जरूर ध्यान में रखना है, उसको इधर उधर करेंगे तो जो है आंसर आपका नहीं आएगा। तो चलिए पहले अपन आव्यूह को लिखेंगे 3 - 2 + 3, है ना। फिर अगला है 2 1, इसके गुणांक लिख रहा है ना, तो ये है -1 और ये है 4 -3 और 2, ये आ गया। अब इसका गुणा करेंगे हम x y और z से, और ये है आपका देखिए 8 1
ये आपका बन गया आव्यूह का फॉर्मेट। ठीक, अच्छा इससे वापस देखो, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। याद होगा आपको रो का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होता है? कॉलम से। तो देखो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड, ये देखो है ना। तो ऐसा करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 3z। ठीक है, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस z, और नीचे वाले को करेंगे तो आएगा 4x माइनस 3y प्लस 2z। ठीक है, और ये बराबर आएगा 8 1 4। चूंकि दोनों तरफ देखो 3 रो है और एक कॉलम है, यहाँ पे भी 3 रो है और एक कॉलम है। मैट्रिक्स की चूंकि कोटि बराबर है, इसलिए इनके जो अवयव हैं इनकी तुलना हम कर सकते हैं। तो ये बराबर 8 हो जाएगा, ये बराबर 1 और ये बराबर 4। आया समझ में? तो इस ढंग से हम इसको, इसलिए इसको हमने इस फॉर्मेट में तोड़ा है। क्लियर हुआ? अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम मान लेते हैं A, ये जो मान है इनको मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं B। ठीक, तो X का मान निकालना है, मतलब A को यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको। तो अपन लिखेंगे X इक्वल टू A इनवर्स B। ये सीक्वेंस आपको दिमाग में फ्रेम करके रखना है। पहले A इनवर्स लिखेंगे फिर B लिखेंगे, B इंटू A इनवर्स नहीं लिखना है क्योंकि मान उसमें गलत आ जाएगा। आया समझ में? ध्यान रहेगा आपको। तो A इनवर्स पहले लिखना है और B को उसके बाद में लिखना है। क्लियर हुआ? तो इस पैटर्न को लेकर हमको सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से लेंगे अपन x बाय z, निकालना है अपन को। तो पहले हम इसको a माने हैं ना, तो यहाँ ऐसा लिख देते हैं, लेट a इक्वल टू क्या है आपका, देखो 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ये है अपने पास। अब पहले अपन इसका क्या निकालने, देखो हमको क्या चाहिए, a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ a। ठीक, तो पहले अपन इसका सारणिक रूप निकाल लेते हैं। तो सारणिक रूप निकालें ताकि हमको पता चले a इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, या ये समीकरण जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या है, संगत है या असंगत। तो उसके लिए हमको a का सारणिक मान निकालना जरूरी है। तो पहले हम a का क्या निकालेंगे, सारणिक मान। ये a, इसका मान आ गया, कितना आ गया, -17। तो ये याद रखना है। अब अपन को क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना अपन को, एडजॉइंट। एडजॉइंट का होता है, पहले हमको निकालना a11 a12 a13। ठीक, चलिए अब अपन यहाँ तक निकल गया अपना a-17 है ना। अब अपन को क्या निकालना है, देखो एडजॉइंट का। तो ये a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये आपको सूत्र यदि याद हो नहीं हो तो आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, क्योंकि ये उसका है सहखंडज और उपसारणिक का। ठीक है, तो -1 टू द पावर i प्लस जे, और यहाँ रहता उपसारणिक। तो उसको अपन हल करेंगे। तो पहला देखिए -1 आया, देखो ये a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इसका लेना है। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी आएगा, देखो तो 2 -1 4 और 2। इसको हल किए तो आया -8। फिर a13 निकाले तो इसको हल किए तो कितना आया, -10। सब में वही करना है। a13 है मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 3 को लेना है। तो ये छोड़ के कितना आएगा, 2 1 4 और -3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर a21 निकालना है। देखो उसमें भी वही है, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, क्या बचा, -2 3 और -3 2, ये आ गया। ठीक है, ये कितना आया, -5। घात का मैंने बताया था
माइनस की घात में अगर विषम संख्या है तो आंसर में माइनस आएगा, माइनस की घात में अगर सम संख्या है तो आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ विषम आ रही है तो माइनस आएगा, प्लस यहाँ पर देखो सम आ रही है तो यहाँ पे ये अंदर जो आंसर आएगा वही आएगा, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। 823 भी निकाला अपन ने तो ये माइनस है, ये माइनस हो गया प्लस। ठीक, उसी तरह से 831, 832 और 833 का मान निकलेगा। ठीक, अब अपने को पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो अपन इनका मान रखेंगे तो ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब अपने को एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, -1, -5, -1, -8, -6 और 9, -10, 1 और 7। ठीक है, ये किसका मान आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपन को निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट अपना क्या निकला था, -17 निकला था, तो अपन इसको पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -1, -5, -1, -8, -6, -10, 1 और 7 और यहाँ पर लिख देंगे -1/17। ठीक है, अब अपने को मालूम है x इक्वल टू क्या होता है अपना a इनवर्स b, ये है अपना यहाँ x इक्वल टू अपन क्या लिए हैं a इनवर्स b। ठीक, तो x की जगह अपन ऐसा लिखेंगे x, y और z। ठीक, a इनवर्स अपना ये है -1/17। ठीक है, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7 और यहाँ पे देखो 814 है b का मान, इसको अपन लिखेंगे 8, 1 और 4। ये आ गया -1/17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम, तो -1 इंटू 8 प्लस 8 इंटू -5 सॉरी 1 इंटू 5 है ना, और प्लस -1 इंटू 4। अब दूसरे में करेंगे तो -8 इंटू 8 प्लस 1 इंटू -6 प्लस 9 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर ये आ जाएगा -10 इंटू 8, इससे इसको है ना 1 इंटू 1, 7 इंटू 4। ठीक, अब ये आएगा -1/17 करके देखो, ये देखो -8, -5 और -2, तो 9, 8, 17 हुआ। चलो लिखेंगे, ये हो गया आपका 64 -6 प्लस 36। अब कितना आ जाएगा, ये 30 आएगा और इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -34। यहाँ पे करेंगे, ये आ गया -80 प्लस 1 और ये 28। ठीक है, तो इसमें से कितना जाएगा, देखो 28 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 2 गया 52, तो -52 प्लस 1 तो कितना आ गया 51 है ना। तो यहाँ पर -1/17 अंदर क्या क्या बचा देखो, -17, -34, -51। अब अपन क्या करेंगे, इस 17 को अंदर ले जाएंगे तीनों के साथ, तो ये आ जाएगा आपका -17/17, -34/17, -51/17। देखो कटेगा। तो यहाँ देखिए ऐसा है, ये x, y, z इक्वल टू यहाँ पर आया, देखो कट के वहां पर आएगा 1, ये 2 और ये 3। चूंकि सेम ऑर्डर है दोनों का, कंपेयर कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये आ जाएगा आपका आंसर।
क्लियर हुआ? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये इसमें एडजॉइंट ऑफ ए वाले मेथड से बताया था मैंने, और चूंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए आप वीडियो को रिवर्स करके एक दो बार देखेंगे तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो इसके साथ ही अपना आव्यू का ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसमें 2-3 वीडियोस में जितना मैंने आप कोशिश कर सकती थी उतना कोशिश करके आपका मैक्सिमम पार्ट कवर किया है। आव्यू में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 चीजें इम्पोर्टेंट है, ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनको देखना है और इनका सोल्यूशन निकालना है ना। तो इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट या संगत या असंगत वाला जो फैक्टर है उसको याद रखिएगा, और उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है, ए का हमको सारणिक मान निकालना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आव्यू और सारणिक दोनों ही बहुत इजी चैप्टर है, पर छोटी छोटी मिस्टेक्स उसमें थोड़ा सा होती हैं। अगर आप अच्छे से दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों 4-4 मार्क्स तकरीबन आते हैं, और बड़े क्वेश्चन जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें से आते हैं। और अब चूंकि पैटर्न चेंज हुआ है इसलिए शायद नंबर भी फर्क हो गए हैं, बट फिर भी बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है, दोनों में से आता है, सारणिक से भी आता है और आव्यू से भी आता है। तो इनको अच्छी तरीके से आप पढ़कर यदि तैयार करेंगे तो आपके लिए मार्क्स को स्कोर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके पास आऊंगी और अपना जो भी ज्ञान है वो आपसे साझा करूंगी, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इन वीडियोस को देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बच्चों, मैं आप जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं यहाँ अगर वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रखकर, और हिंदी मीडियम के और बच्चे जिनके पास कोई विशेष सुविधाएं नहीं है उनको ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रही हूँ। आप इसे अच्छे से देखें और मन लगाकर पढ़ाई करें तो मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे